स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद आंचल। और आज हम बात करने वाले हैं पोलैरिटी के बारे में, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स के बारे में, जो कि बॉन्ड पैरामीटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर भी करिए। तो चलिए बात करते हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स की। तो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, जैसा कि चैप्टर से ही आपको पता चला, यहाँ पे बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी। तो आपने देखा होगा कि जो आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है वो 100% आयनिक और कोवेलेंट नहीं होता है। वहाँ पे अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो वहाँ पे कुछ आयनिक कैरेक्टर ज़रूर होगा, और जहाँ पे आयनिक बॉन्ड है वहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर भी हो सकता है। तो 100% आयनिक या 100% कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कि आइडियल सिचुएशन प्रेजेंट नहीं होती है किसी भी कंपाउंड में। यहाँ तक कि अगर कोई कोवेलेंट कंपाउंड है जो कि सिमिलर एटम से मिलकर बना है तो उसमें भी थोड़ा बहुत जो है आयनिक कैरेक्टर आपको देखने को मिल सकता है। तो यही चीज़ें आज हमें समझनी है कि कैसे पोलराइजेशन होता है। तो देख लेते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे कि कोई भी सिमिलर एटम से मिलकर के, 2 और मोर सिमिलर एटम से मिलकर कोई मॉलिक्यूल बना है, जैसे कि H2 है, O2 है, Cl2 है, ठीक है। इस तरह के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें आपने देखा होगा द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वली अट्रैक्टेड बाय द 2 एटम्स। अगर H और H है तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली अट्रैक्ट होता है बोथ एटम्स के थ्रू, ठीक है। ये जो एटम्स हैं, ये दोनों एटम्स ही इलेक्ट्रॉन को इक्वली अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इज सिचुएटेड एग्जैक्टली बिटवीन, मतलब कि अगर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो एग्जैक्टली बीच में सिचुएटेड होगा, बॉन्ड के बीच में सिचुएटेड होगा। कहीं पर किसी एटम के पास ज़्यादा या किसी एटम के पास कम इसका पोलराइजेशन नहीं होगा, ये इक्वली यहाँ पे सिचुएट होगा, ठीक है। द बॉन्ड सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब जो ऐसा बॉन्ड होता है जहाँ पे इक्वली दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को जो इनकी न्यूक्लियाई हैं टू एटम्स की, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इक्वली अट्रैक्ट कर रही हैं, और ये जो है एग्जैक्टली बिटवीन में, एग्जैक्टली 2 एटम्स के बिटवीन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है सिचुएटेड हैं। तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ऐसी सिचुएशन है जैसे कि अभी मैंने आपको बताई है तो वहाँ पे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मतलब कि पोलैरिटी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन अगर हम इनकेस हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में देखें, जैसे कि हेट्रोन्यूक्लियर का मतलब है कि अगर एक आपका मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, एक मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो उनके बीच में अगर शेयरिंग होगी, जैसे कि इनके बीच में जब शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा उसमें जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी फ्लोरीन की तरफ, क्योंकि ये हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है। तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो जाएगी ज़्यादा। तो जिस एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पे पार्शियल निगेटिव कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से जो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो हो जाएगा पोलर। तो इस तरह के जो HF के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा इसको हम बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप हो गई है इसलिए क्योंकि एक इलेक्ट्रोनिगेटिव है दूसरे से, ठीक है। दूसरा इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में काफ़ी डिफरेंस है, इसलिए जो बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, वो पोलर होगा। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही हो रही है, फिर भी यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा वो पोलर होगा, क्योंकि इसकी जो न्यूक्लियाई है फ्लोरीन की, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा। तो एज ए रिजल्ट ऑफ पोलराइजेशन द मॉलिक्यूल
पॉजेस द डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, पोलराइजेशन की वजह से जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में एक डाइपोल मूवमेंट जो होती है वो पाई जाती है। तो डाइपोल मूवमेंट को हम ऐसे जो है डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होंगे उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, मतलब कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे, और प्लस चार्ज, ठीक है, चार्ज को हम कैपिटल Q से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, और डाइपोल मूवमेंट जो हमारी है उसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू Q इंटू R होता है। ठीक, ये हमारा डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है। तो डाइपोल मूवमेंट को हम सिंपली जो है डी से एक्सप्रेस करते हैं, कैपिटल D से। ठीक है, इसको डीबाई बोलते हैं। इसको डीबाई यूनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि पीटर डीबाई जो डच केमिस्ट थे जिनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला है 1936 में, उन्होंने एक्स रे डिफ्रैक्शन एंड डाइपोल मूवमेंट्स पे वर्क किया था। उसकी वजह से उनके नाम पे इसकी यूनिट जो है वो डीबाई हम रखते हैं डाइपोल मूवमेंट की। तो 1 डीबाई जो होता है, 1 डीबाई होता है, इसकी वैल्यू होती है 3.33564 इंटू 10⁻³ cm। सी हमारा ये है, सी जो हमारा है ये हमारा चार्ज है, ठीक है, कूलाम, और ये हमारा मीटर है यानी कि डिस्टेंस। ठीक है, तो ये इसकी 1 डीबाई की वैल्यू होती है। खैर, हम बात कर रहे हैं डाइपोल मूवमेंट की, तो अब आ जाते हैं हम डाइपोल मूवमेंट पे। तो एक एग्जाम्पल मैंने अभी आपका लिया ही था HF का, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो HF में देखिएगा आप, HF में डाइपोल मूवमेंट, तो डाइपोल मूवमेंट जो होती है, एक्चुअली हम डाइपोल मूवमेंट को अगर हम लुईस स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। 1 2 लुईस स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे डायरेक्टली बना रही हूँ, आपको मैं प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से इसका बनेगा। 1 इलेक्ट्रॉन जो रहता है उसकी शेयरिंग होगी और यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे। तो जो डाइपोल मूवमेंट होती है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें एक एरो होती है, क्रॉस्ड एरो होती है लुईस स्ट्रक्चर में, क्रॉस्ड एरो से हम इसको डिनोट करते हैं, और यहाँ पे जो पॉजिटिव एंड होता है उसकी तरफ ये एरो होती है कट वाली, और जो निगेटिव एंड होता है उसकी तरफ इसका हेड होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस एरो सिंबलाइज द डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द मॉलिक्यूल, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मॉलिक्यूल की किधर शिफ्ट हुई है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मॉलिक्यूल की किधर शिफ्ट हुई है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे ये जो है मॉलिक्यूल में हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किस एटम की तरफ शिफ्ट हुई है, तो उसी एटम की तरफ हमारी एरो होगी, और जो कट होगा हमारा वो होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसको दिखा सकते हैं HF मॉलिक्यूल को। इसके बाद हम देख लेते हैं और भी, जैसे ये तो एक मॉलिक्यूल होगा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का, जैसे कि H2O ले लेते हैं। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में हम ले लेते हैं H2O, और यहाँ पे आप देख सकते हैं H2O में H2O में आप देख सकते हैं ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है हमारा, सॉरी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है हमारा। तो यहाँ पे आप H2O में देखिए, द डाइपोल मूवमेंट नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट ऑफ बॉन्ड्स।
ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअली जो डाइपोल मोमेंट होगी वो नहीं होगी, यहाँ पे एक रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगी। अब रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होती है, जैसे कि आपने H2O का स्ट्रक्चर देखा, ऐसे होता है, ये एंगल 104 डिग्री का होता है, 104.5 डिग्री का होता है ये। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है तो ऐसे होगा, फिर ऑक्सीजन है तो ऐसे, तो यहाँ पे दो डाइपोल मोमेंट ऐसे हो जाएंगी। लेकिन जो इसकी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट बनेगी वो इस तरह से होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से डाइपोल मोमेंट होगी। तो इसको हम, जो ये वाली डाइपोल मोमेंट है, इसको हम कहेंगे रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, ठीक है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट बोलेंगे। और ये हमारी होगी, इसकी वैल्यू होगी 1.85 dBi। तो ये हमारी डाइपोल मोमेंट H2O की हो जाएगी। अब हम और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि हमने ले लिया एक BF2, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगी वो देखिए क्या होगी। BF2 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक, BF2 का। अब यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होगी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन ज़्यादा है तो ऐसे हो जाएगा, इधर से भी ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होगी इन केस ऑफ BF2 इज 0। यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होगी वो 0 होगी। क्यों होगी? द टू इक्वल बॉन्ड डाइपोल्स पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शंस एंड कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, इसलिए यहाँ पे जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगी वो क्या होगी? 0 होगी। इसी तरह से अगर हम BF3 का देखें, यहाँ भी जो हमारी डाइपोल मोमेंट होगी वो 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो BF3 का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है तीनों के बीच में, ठीक है, 120 डिग्री। BF बॉन्ड्स आर ओरिएंटेड एट एंगल ऑफ 120 डिग्री टू वन अनदर। तो द थ्री बॉन्ड मूवमेंट्स गिव नेट सम ऑफ 0 एज अ रिजल्टेंट ऑफ एनी टू इज इक्वल एंड अपोजिट टू द थर्ड। तो ये जो है ये ऐसे होगी इसकी डाइपोल मोमेंट, ये ऐसे होगी, और ये जो डाइपोल मोमेंट होगी इन दोनों की डाइपोल मोमेंट की बराबर होगी और अपोजिट में होगी। तो जब इन दोनों के डाइपोल मूवमेंट के बराबर और अपोजिट होगी तो ये इनके इफेक्ट को कैंसिल कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा? रिजल्टेंट जो हमारा डाइपोल मूवमेंट होगा वो 0 होगा, क्योंकि इन दोनों का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा और अपोजिट डायरेक्शन में है। इसकी वजह से क्या होगा? डाइपोल मोमेंट, देखिए ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन, और इन दोनों का सम जो होगा वो इसके इक्वल होगा, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे कि यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये इसके इफेक्ट को ख़त्म कर देगा और यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होगी वो 0 होगी, ठीक है। तो इस तरह से डाइपोल मोमेंट हमारी आ जाएगी। आई होप कि आपको डाइपोल मोमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। डाइपोल मोमेंट क्या होती है? जहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होता है, तो वहाँ पे पार्शियल आयनिक कैरेक्टर डेवलप होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी होती है और वहीं पे डाइपोल मोमेंट जो है पाई जाती है। अब बात करते हैं आयनिक बॉन्ड में कैसे कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप हो जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। तो आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है? तो इसके लिए फजान ने इसको डिस्कस किया था, साइंटिस्ट फजान ने। तो द कोवेलेंट बॉन्ड्स हैव सम पार्शियल आयनिक कैरेक्टर, द आयनिक बॉन्ड्स ऑल्सो हैव पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर। द पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड्स वॉज डिस्कस्ड बाई फजान्स। तो फजान ने आयनिक बॉन्ड के कोवेलेंट कैरेक्टर को बताया था, तो उसके लिए इन्होंने क्या क्या बताया था, कौन कौन से रूल्स दिए थे फजान ने, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो फजान्स रूल जो हैं, फजान्स रूल, कुछ रूल्स इन्होंने दिए थे कि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड तो होगा बट वहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर भी होगा। तो उसमें इन्होंने क्या बताया था? द स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन एंड द लार्जर द साइज ऑफ एनायन द ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ एन आयनिक बॉन्ड। जहाँ पे कैटायन का साइज स्मॉलर होगा और एनायन का साइज लार्जर होगा, ठीक है, एनायन का साइज लार्जर होगा, वहाँ पे उस आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो सकता है। तो इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि LiI है, स्मॉलर कैटायन है और लार्जर एनायन है। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर होगा
यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड है, बट यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये है Li है, इसका साइज बहुत छोटा है और I का साइज जो कि एनायन है इसका साइज बहुत बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन अगर होती है कि स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन एंड लार्जर द साइज ऑफ एनायन, तो वहाँ पे आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द ग्रेटर द चार्ज ऑन द कैटायन द ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द एनायन। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा किसी भी कैटायन पे उसके अंदर उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। जैसे कि Li है, इस पर 1+ है, लेकिन Al क्या है, इस पर ट्रिपल+ है, तो ये ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर जो है शो करेगा देन दिस, ठीक है। तो किसी भी कैटायन पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर को शो करेगा। तो इस तरह से आपने देख लिया कि कोवेलेंट कैरेक्टर भी आयनिक कैरेक्टर को शो कर सकता है, और आयनिक कैरेक्टर जो होता है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर में आयनिक और आयनिक कैरेक्टर में कोवेलेंट कैरेक्टर आ सकता है। क्यों आ सकता है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ड्यू टू पोलराइजेशन। तो इस तरह से हमें ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको कि कैसे किसी कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर डेवलप होता है और किसी आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।